हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर है एनिस जंग। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके टाइटल को समझ लेते हैं। इसका टाइटल है लास्ट स्प्रिंग, बसंत खो गया। इस स्टोरी में लेखिका जो है बसंत ऋतु स्प्रिंग की तुलना बचपन चाइल्डहुड से की है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में सभी चीज़ें हरा भरा और सुंदर मनमोहक दिखाई देता है, इसी प्रकार व्यक्ति का बचपन भी इसके जीवन का सबसे सुंदर और मनमोहक पल होता है। जिस प्रकार बसंत ऋतु चला जाता है, उसी प्रकार बसंत भी खो जाता है। चलिए आगे इस चैप्टर का थीम देखते हैं। इस चैप्टर का मुख्य विषय जो है चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी और पॉवर्टी मतलब गरीबी है, जिसके कारण बच्चे अपना बचपन खो देते हैं। आगे करेक्टर देखते हैं। करेक्टर्स में 2 करेक्टर्स है इसमें, और इसी प्रकार कहानी, इस चैप्टर में 2 कहानी है। पहला कहानी जो है साहिब आलम की है, जो एक रेक पिकर था, और दूसरा कहानी जो है मुकेश की है, जो एक सन ऑफ बेंगल मेकर, जो एक चूड़ी बनाने वाले का पुत्र था। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट दी ऑथर, सबसे पहले ऑथर के बारे में देख लेते हैं। इसके ऑथर है एनिस जंग। सी वाज बॉर्न इन राउरकेला, उनका जन्म जो है राउरकेला में हुआ था। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। एडोलसेंस मतलब होता है युवावस्था या किशोरावस्था। उन्होंने अपने बचपन और युवावस्था जो है हैदराबाद में व्यतीत किया। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपना शिक्षा जो है हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में प्राप्त किया। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों राइटर थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनिस जंग ने अपना करियर जो है एक राइटर के रूप में प्रारंभ किया भारत में। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट ऑफ मेजर न्यूज़पेपर। उन्होंने कई कॉलम न्यूज़पेपरों में, अखबारों में एक संपादक और कॉलम लिखने का भी काम किया। इन इंडिया, भारत में, और अब्रॉड मतलब विदेश में भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और कई पुस्तकों को लेखिका भी थी वो। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। स्टोरी को चालू करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे कूड़े करकट में 1 रुपये मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब। लेखिका कहती है कि यह काम तुम क्यों करते हो। वाई डू यू डू दिस होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसका मैं सामना प्रत्येक सुबह करती हूँ। स्काउंडिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस के जो कूड़े करकट के ढेर में सोना ढूंढता रहता था। अब सोना का मतलब यहाँ पे कीमती चीज़ है, क्योंकि साहेब क्या था, एक रेक पिकर बोल सकते हैं। ठीक है, रेक पिकर मतलब क्या होता है, जो कूड़े करकट बीनने वाले को रेक पिकर कहते हैं। तो ये क्या था, रेक पिकर था। ठीक है, उसके लिए कूड़े करकट में ढूंढना कीमती चीज़ें ढूंढेगा, सोना तो मिलेगा नहीं उसे। ठीक है, साहेब लेफ्ट हीज होम लॉन्ग एगो। अब साहेब जो है अपना घर जो है बहुत पहले छोड़ चुका था। सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका के, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उसके हरे भरे जो मैदान थे, वहाँ पे उनका घर जो है स्थित था। हीज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब जो उनका घर कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। ठीक है, देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। अब वहाँ कई प्रकार के तूफान आते थे, जो उनके घर और खेत को क्या करते थे, बहा ले जाते थे या उखाड़ के ले जाते थे। हिज मदर टेल्स हिम, जो उन्हें, उसकी माँ जो है उन्हें बताती है। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इस कारण से दैट्स व्हाई वे वहाँ से छोड़कर चले आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी मतलब बड़े शहरों में कीमती चीज़ें ढूंढने के लिए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वे अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब यहाँ पे साहेब कहते हैं कि मेरे पास अब कुछ करने के लिए नहीं है। ठीक है, ही मटर्ड लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए वह बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। फिर राइटर कहती है कि मैं सहज रूप से कहती हूँ कि तुम स्कूल जाओ। ठीक, गो टू स्कूल। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। अब कहने के बाद यह महसूस करते हुए कि जो मैं सलाह दे रहा हूँ वो कैसा प्रतीत हो रहा है, एक खोखला प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ पे साउंड मतलब आवाज़ नहीं होगा, प्रतीत होना होगा। हॉलो मीन्स होता है खोखला। ठीक है, ये खोखली सलाह है, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है उनके लिए।
ठीक है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि स्कूल जाओ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह एक खोखली सलाह है। फॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। फिर साहब कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, कोई भी विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे लोग वे विद्यालय बना देंगे, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। कहता है जब विद्यालय बन जाएगा, ठीक है, तो मैं भी स्कूल चला जाऊंगा, कहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। लेखिका कहती है कि मैं आधा मजाक करते हुए साहिब से पूछती हूँ, यदि मैं स्कूल प्रारंभ करती हूँ, ठीक है, विल यू कम, क्या तुम आओगे? किससे पूछती है? साहिब से पूछती है। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वह मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ समय के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मतलब कुछ दिनों के बाद वह मुझे दिखाई देता है मेरे तरफ आते हुए। इज यूर स्कूल रेडी, और कहता है कि क्या तुम्हारा स्कूल जो है तैयार हो चुका है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, फिर मैंने कहा कि स्कूल बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। एम्बरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन, मतलब ऐसा वादा किए जाने के कारण, मतलब शर्माते हुए, एम्बरेस्ड मतलब शर्माते हुए, जो ऐसा वादा किए जाने के कारण जो कभी जिसका कोई अर्थ नहीं है, दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई अर्थ नहीं है या जिसका कोई मतलब नहीं है। बट प्रॉमिसेस लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, किंतु अब यहाँ पे लेखिका कहती है कि मेरे जैसा जो वादे हैं, जो वादा मैंने किया था, ऐसे वादे जो है इस निराशाजनक, लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, मतलब ऐसा निराशापूर्ण जो संसार में, ठीक है, ऐसे वादे जो है इस निराशापूर्ण संसार में हर कोने में भरे पड़े रहते हैं। एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, अब यहाँ पे ब्लीक मतलब क्या होता है? नाखुश या फीका। अबाउंड मीन्स होता है भरपूर मात्रा में या प्रचुर मात्रा में, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मतलब कुछ महीने उनको जानने के बाद, उसे जानने के बाद, किसको? साहेब को। आई आस्क हिम हिज नेम, अब लेखिका कहती है कुछ महीनों के बाद, उसको जानने के बाद मैं उसका नाम जो है उससे पूछता हूँ या पूछती हूँ। साहेब आलम ही अनाउंसेस, ठीक है, कहता है, फिर वो क्या कहता है? मेरा नाम क्या है? साहेब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट ही इट मीन्स, अब लेखिका कहती है कि साहेब जो है अपने नाम का मतलब नहीं जानता है। इफ़ ही न्यूज़ इट्स मीनिंग, यदि वह अपने नाम का मतलब जान जाता है या जान जाता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो उसका नाम क्या ना अर्थ था? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब संसार का स्वामी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे बहुत काफ़ी समय लगता इस समय पर, मतलब इस चीज़ पर विश्वास करने के लिए कि उसका नाम क्या है? संसार का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, अब रोम्स मतलब होता है इधर उधर घूमना या भटकना। अब लेखिका कहती है कि साहेब जो है अपने नाम का मतलब को रिप्रेजेंट, मतलब उसका नाम जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है, यह जानने, ये इस चीज़ से क्या वो अनजान है, अनअवेयर है। हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ क्या करता है? इधर उधर भटकता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, मतलब एक किसकी सेना? मतलब उनके दोस्तों की ग्रुप को सेना कह दिया गया है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, मतलब नंगे पैर, मतलब बिना जूता चप्पल के पहने हुए उनकी जो सेना है, लड़कों की सेना जो है, यह ग्रुप जो है, हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो किसके समान दिखाई देता है? तुलना किया गया है मॉर्निंग बर्ड्स से, मतलब जो सुबह में पक्षी दिखाई देते हैं, ठीक है, उसे तुलना करते हैं, क्योंकि उन लोग एक रेक पीकर थे सभी दोस्त लोग उनके, और रेक पीकर मतलब कूड़ा करकट उठाने वाले, तो उन सुबह दिखाई देते हैं और दोपहर में उन लोग क्या करते हैं? नहीं दिखाई देते। एंड डिसअपियर एट नून, और क्या करते हैं? जिस प्रकार पक्षी जो है सुबह दिखाई देते हैं और दोपहर में गायब हो जाते हैं, नून डिसअपियर एट नून, दोपहर के समय गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार साहेब लोग थे और उनके दोस्त थे। और द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब कुछ महीनों के बाद मैं उनमें से सभी को क्या करने लगा? पहचानने लगा, उनके दोस्तों को भी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, अब एक से मैं पूछती हूँ कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, फिर
ही आंसर सिंपली, वह सहज रूप से उत्तर देता है। एक जो है उत्तर देता है जिससे मैं पूछती हूँ कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो क्या कहता है वो, क्योंकि मेरी माँ जो है अलमारी से चप्पल को नीचे उतारने नहीं देती। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ इट्स अनदर। अब एक अन्य लड़का जो है फिर कहता है कि यदि वह उसकी माँ जो है अलमारी से चप्पल को नीचे उतार भी देती है पहनने के लिए, तो क्या कर देता है वह लड़का जो है उसे फेंक देता है। ठीक है। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब वो जो लड़का जो कहता है वो क्या पहना हुआ था, अनमैच, मतलब जो मैच नहीं खा रहा था ऐसा जूता पहना हुआ था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफर्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। अब जो अन्य लड़का दूसरा लड़का है जो ऐसा जूता पहना था जो मैच नहीं खा रहा था, तो लेखिका कहती है जब मैं उस पर कमेंट किया, टिप्पणी किया, ठीक है, ऑन इट ही सफर्स हिज फीट, वह अपने पैर को क्या करता है, इधर उधर हिलाता है, मतलब जूते को हिलाकर इस जूते को दूसरे जूते में पहनने लगता है वो। ही सफर्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, और अपने पैर को बस हिलाता है और कुछ नहीं कहता, सेज नथिंग। आई वांट शूज सेज अ थर्ड बॉय। अब तीसरा लड़का जो है कहता है कि मैं जूता चाहता हूँ, मुझे जूता चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसके पास खुद का उसके पास क्या नहीं था, एक जूता नहीं था, एक जोड़ी जूता खुद का नहीं था। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन में उसके पास क्या नहीं था, कोई भी जूता, किसी प्रकार का एक भी जोड़ी जूता उसके पास नहीं था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। अब लेखिका कहती है कि कई शहर में पूरे क्या कहती है कि मैं पूरे देश को घूमी हूँ। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश को घूमते हुए मैं देखा हूँ कि बच्चे जो है बिना जूते चप्पल के चलते हैं। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़, कहाँ, शहरों में। जब मैंने पूरे दुनिया को घूम के देखा हूँ तो कई शहरों में बच्चे जो है बिना जूते चप्पल के चलते हैं। ऑन विलेज रोड्स, और गांव की सड़कों पर, शहरों में और गांव के सड़कों पर चलते हैं नंगे पैर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन। अब लेखिका कहती है कि ये पैसे की कमी नहीं है किंतु एक परंपरा है। बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, मतलब नंगे पैर चलना या वो क्या है, या रहना, एक उनका ट्रेडिशन है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब टिप्पणी करते हुए उसको क्या कहते हैं, ये सब लेखिका जो है कहती है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। फिर वो आश्चर्यचकित हो जाती है। ठीक है, अब वो कैसा आश्चर्यचकित हो जाती है कि सोचती है कि यह स्थायी गरीबी सोचती है कि शायद यह स्थायी गरीबी की अवस्था को बातों में टालने का एक बहाना है। ठीक है, बट बोल सकते हैं कि आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हो गया, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, मतलब एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल मतलब होता है अनंत। ठीक है, अनंत या स्थायी रूप से, स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब जो गरीबी की स्थिति है उसको छिपाने का क्या है, एक बहाना है। आई रिमेंबर स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब लेखिका कहती है कि मुझे एक कहानी जो है याद आता है एक व्यक्ति का, जिसने मुझे बताया था, जो कहाँ रहता था, उडुपी में रहता था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। अब एक लड़का था, जो कहानी वो बताया था, वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि एक लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो एक मंदिर, जो पुराने मंदिर है वहाँ से गुजरकर स्कूल जाता था। एक युवा लड़का जो है, यंग बॉय, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। ठीक है, पुराने मंदिर में से होकर स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वाज प्राइस्ट, जहाँ उसका पिता जो है एक पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और थोड़े समय के लिए, ब्रीफली मतलब यहाँ थोड़े समय के लिए मंदिर के पास रुक जाता। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और रुक कर क्या करता, एक जोड़ी जूते के लिए क्या करता, वो प्रार्थना करता। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। अब 30 साल के बाद मैं उसके नगर और मंदिर को क्या करने के लिए गया, देखने के लिए गया। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। एयर मतलब यहाँ वातावरण होगा, अब डिसोलेशन मतलब क्या होता है, पूरा क्या होना, उजड़ जाना। ठीक है,
अब जो कैसा हो गया था, विच वॉज नाउ ड्राउन इन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो बोल सकते हैं जो वातावरण मतलब जो वीरानी वातावरण क्या हो गया था, डूब गया था। ड्राउन मतलब डूब जाना, वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एयर ऑफ डिसोलेशन। ठीक है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, पीछे वाले आंगन में जहाँ नए पुजारी रहते थे, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ सफ़ेद और लाल कलर की कुर्सियाँ थी। यंग बॉय, एक युवा लड़का या मतलब छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, मतलब भूरा कलर का जो यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और मोजे पहने हुए थे। राइट पेंटिंग मतलब होता है यहाँ हाँफते हुए आया। एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग वाले बेड मतलब जो मुड़ने वाले बेड है उसमें अपने बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़की की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे अन्य लड़के की प्रार्थना याद आई। हैड मेट टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जो देवी की प्रार्थना कर रहा था क्योंकि अब उसने जो है अपना एक जोड़ी जूता अंत में उसे मिल गया है। ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लॉस देम, अब वो लड़का कहता है कि मुझे अब उसे कभी नहीं खोना है, जूते को कभी नहीं खोना है। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, क्योंकि देवी ने उसके प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट नाउ और शूज, अब पुजारी के पुत्र की भांति छोटे छोटे लड़के अब जूते पहनने लगे थे। ठीक है, जूते पहनने लगे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, किंतु अन्य लड़के जो जिस प्रकार जैसे रैग पिकर्स है इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के जो रैग पिकर्स है, कूड़े करकट बीनने वाले लोग हैं या लड़के हैं, रिमेन शूलेस, जो अभी भी बिना जूते के या नंगे पैर रहते हैं। एक्सपेक्टेंस विद द barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी, a place on the फेरी ऑफ दिल्ली yet miles away from it। अब यहाँ पे लेखिका कहती है कि नंगे पाँव या बेयरफुट मतलब बिना जूते के रैग पिकर्स जो कबाड़ बीनने वाले लोगों के साथ मेरी जान पहचान, माई एक्सपेक्टेंस मतलब होता है जान पहचान। ठीक है, अब मुझे कहाँ लेके जाती है, लीड्स टू मी टू सीमापुरी, तो मुझे कहाँ जान पहचान मुझे सीमापुरी की तरफ लेके जाती है। अ प्लेस ऑन द पेराफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बाहरी सीमा पर एक स्थान था, एक जगह था। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, जो मिलो दूर था। मेटाफोरिकली, प्रतीकात्मक रूप से। ठीक है, दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो प्रतीकात्मक रूप से यहाँ रहते थे। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स मतलब जो प्रतीकात्मक रूप से यहाँ रहते थे और निवास करते थे। स्क्वेटर मतलब होता है निवास करना। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 के पहले से, ठीक है, यहाँ बांग्लादेश से यहाँ आए थे। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, और साहेब का परिवार उनमें से एक था। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय एक ऐसा स्थान था, बहुत बंजर भूमि था। इट स्टिल इज, किंतु अभी भी थोड़ा है वो। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, किंतु यह ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, इनमें मिट्टी के कई स्ट्रक्चर बन चुके हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ एंड टीन, और उस मिट्टी की स्ट्रक्चर में क्या मतलब जो मिट्टी के घर में क्या टीन कैसे, छत कैसे लगा हुआ था, टीन का लगा हुआ था। एंड तारपोलिन, और तिरपाल का लगा हुआ था। डिवाइडेड्स ऑफ सीवेज, और डिवाइडेड मतलब क्या होता है, के बिना। विदाउट मतलब जैसे होता है ना, इसी प्रकार डिवाइडेड मतलब होता है के बिना। अब उसकी क्या कैसा वहाँ का घर कैसा बना हुआ था, डिओटेड ऑफ सीवेज, ड्राइनेज और रनिंग वाटर, मतलब जो नल मल प्रवाह है, नालियों हैं या नल के पानी का कोई प्रबंध नहीं था। ठीक है, रनिंग वाटर, जो नल के पानी का कोई भी वहाँ प्रबंध नहीं था। लिव 10,000 रैग पिकर्स, जहाँ पे 10,000 जो कूड़े करकट बीनने वाले लोग जो है वहाँ रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वे यहाँ कितने साल से रह रहे हैं, लगभग 30 साल से रह रहे हैं बिना कोई पहचान के, विदाउट एन आइडेंटिटी, और विदाउट परमिट्स, और बिना कोई अनुमति के। बट विद द राशन कार्ड, किंतु उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे वे वोटर लिस्ट में अपना नाम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट
एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और अनाज पाने में क्या हो जाते हैं, समर्थ हो पाते हैं। मतलब उस राशन कार्ड की वजह से उनको खाने के लिए अनाज भी मिल जाते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन इनहेरेंटी। अब यहाँ पे लेखिका कहती है कि पहचान की अपेक्षा जो भोजन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कहते हैं कि फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक। अब कहता है यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों का पेट भर सके और बिना दर्द के सो सके। अब एकिंग मतलब होता है बिना दर्द के। ठीक है, यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है एकिंग। एकिंग मतलब क्या होता है, बिना दर्द के। एकिंग स्टमक मतलब बिना दर्द के, बिना पेट दर्द के, मतलब जब खाना नहीं खाएंगे तो दर्द करेगा ही पेट में। तो कहते हैं कि जब हम कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, जब बिना दर्द के सो सके, यदि दिन के अंत में हम अपने परिवारों का पेट भर सके और बिना दर्द के सो सके तो हम यहाँ पर रहना अच्छा समझेंगे। तो कहते हैं कि फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एकिंग स्टमक वी वुड रेदर लाइव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। हम ऐसे जगह पे रहना पसंद करें, वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पे हमको खाना नहीं मिल पाता है या अनाज नहीं मिल पाता है। हम यहाँ पर रहना अच्छा समझेंगे उनकी उस जगह की अपेक्षा जहाँ पे हमको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। सेस अ ग्रुप ऑफ वुमेन मतलब महिलाओं का समूह जो है कहती है, इन टैटर्ड साड़ीज, और वो महिलाएं कैसा कपड़ा पहने हुए थे, फटे हुए कपड़े पहने थे, फटा पुराना साड़ी पहने हुए थे। फिर व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछा, वाई दे लेट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। अब मैं उनसे पूछा कि लोग हरे भरे खेतों कि आप लोग अपने हरे भरे खेतों वाली अपनी सुंदर, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन टेंट्स, मतलब अपने जो सुंदर जो भूमि है, हरे भरे भूमि है और नदियां हैं, उनको कैसे छोड़ दिए। वेनेवर दे फाइंड फूड दे पीच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। अब उन लोग कैसे रहते हैं, जहाँ वो लोग अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे अपना जो है टेंट है, जो अपना टेंट जो है वहाँ पे क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं, अपना इस अस्थाई वहाँ पे घर बना लेते हैं। एंड दैट बिकम ट्रांजिट होम, और वहाँ पे वे अपना ट्रांजिट होम मतलब बोल सकते हैं अस्थाई, ठीक है, अस्थाई अपना घर वहाँ पे बना लेते हैं लोग। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, अब बच्चे वहाँ पे बढ़ते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और आगे जीने के लिए अपना पार्टनर को ढूंढते हैं, ठीक है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और कहते हैं कि लेखिका जो है कि सीमापुरी इलाके में अपना ज़िंदगी निर्वाहन करना, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, मतलब सीमापुरी जो इलाका है वहाँ पे अपना जीवन जीना मतलब रैग पिकिंग करना है। मतलब जो जीवन जीने का साधन एक मात्र क्या होगा, रैग पिकिंग, कूड़े करकट में कुछ काम की चीज़ें ढूंढना। थ्रू द ईयर्स, कई सालों तक, इट वाज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और कुछ सालों के बाद या कुछ सालों में से होकर यह कैसा बन जाएगा, कैसा कला बन जाएगा, एक ललित कला का रूप ले लेगा, ठीक है। मतलब कूड़े करकट से कीमती चीज़ें निकालना एक ललित कला, फाइन आर्ट बोल सकते हैं, एक कला है, ठीक है, एक कला का रूप है। तो क्योंकि जो स्टार्टिंग में जाके वहाँ ढूंढेगा उसको ढूंढ नहीं पाएगा, तो सालों तक निकालते रहना, रैग पिकिंग करना, एक क्या है, आगे चल के वो ललित कला मतलब का रूप ले लेता है, ठीक है, फाइन आर्ट। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, अब कूड़ा करकट उनके लिए कैसा है, ये कीमती चीज़ है, यह सोने के समान है। जो रैग पिकिंग करते हैं उनके लिए गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनके लिए क्या है, जो डेली का ब्रेड है, मतलब खाने की रोटी है समझो, क्योंकि पैसे उनसे कमाते हैं तो पैसे कमा कर रोटी खरीदते हैं, ठीक है, रोटी खाने की चीज़ें खरीदते हैं। तो कहते हैं कि इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और उनके छत के ऊपर उनके सिर के ऊपर छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर,
भले ही उनका घर कैसा हो, लीकिंग मतलब जो टपकता हुआ हो, पानी से जहाँ से टपकता हुआ ऐसा छत हो उनके लिए, किंतु फॉर ए चाइल्ड, किंतु बच्चे के लिए ये बढ़कर है, उससे बढ़कर है, ठीक है, ये घर से बढ़कर है उनके लिए, ठीक है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, मतलब घर से बढ़कर है उनका जो टेंट वाला घर है, ठीक है, जो मिट्टी का बना हुआ है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज हीज आइज लाइटिंग अप। कभी कभी मैं 1 रुपये का नोट और कभी कभी मैं 10 रुपये का नोट पा जाता हूँ। कौन कहता है? साहेब कहता है। हीज आइज लाइटिंग अप, उसका आंखें चमकने लगता है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आप कूड़े के ढेर में, हीप मतलब ढेर होता है, कूड़े करकट के ढेर में एक चांदी का सिक्का पा जाते हैं, ठीक है। यू डोंट स्टॉप स्काउंडिंग फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आप ढूंढना बंद नहीं कर देते हैं इस आशा से कि कुछ और मिल जाएगा। होप ऑफ फाइंडिंग मोर, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, यह ऐसा प्रतीत होता है किसके लिए? बच्चों के लिए, कि गार्बेज है जब मीनिंग डिफरेंट, कि बच्चों के लिए कूड़ा करकट का अर्थ अलग ही है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता के लिए मतलब है कूड़े का, उस प्रकार बच्चों के लिए मतलब अलग ही है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ ए रेप्ड इन वंडर, अब बच्चों के लिए कैसा है कूड़ा करकट? आश्चर्य से लिपटा हुआ है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए कैसा है? यह जीने का एक साधन है। मतलब जो कूड़े करकट से जो रैक पिकिंग करते हैं, जो कूड़ा करकट से कीमती चीज़ें जो इकट्ठा करते हैं, उनके लिए, बड़ों के लिए कैसा है? ये जो है जीने का एक साधन है, बल्कि और बच्चों के लिए कैसा है? ये आश्चर्य से भरा हुआ है, ठीक है, लिपटा हुआ है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह के समय, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मतलब एक सर्दी की सुबह मैंने साहब को, मतलब यह साहेब को पड़ोस वाले क्लब के कटेली तार, ठीक है, फेंस्ड गेट मतलब जो कटेली तार के वाले दरवाजे के पास खड़े देखा। वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, जहाँ पे वे 2 लड़कों को देख रहा था जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, अब यहाँ पे हम्स मतलब होता है गुनगुनाना। वह कहता है, वह साहब गुनगुनाते हुए कहता है कि मुझे खेल पसंद है। आई लाइक द गेम, कंटेंट टू द वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और उस दरवाजे के पीछे खड़े हुए देखते हुए वो क्या था? संतुष्ट था। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट होना। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब कोई वहाँ नहीं रहता। द गेट्स कीपर लेट्स मी यूज टू स्विंग, और गेट्स कीपर मुझे झूला उपयोग करने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब जो है भी उस समय क्या पहना हुआ था? टेनिस शूज पहना हुआ था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसके मतलब फीके पड़े हुए शर्ट, मतलब जो कमीज थे और निक्कर थे, शॉर्ट्स थे, उस पर अजीब सा लग रहे थे, अजीब सा दिख रहे थे। समवन गेव देम टू मी, और उस जूते को उसे किसी ने दिया था। समवन गेव देम टू मी, किसी व्यक्ति ने उसे जूते को दिया था। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, मतलब यह समझाते हुए उसने कहा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, अब यह सच है, उसने कहा कि यह सच है कि यह जूता किसका है? मतलब एक अमीर लड़के का छोड़ा हुआ, मतलब त्यागा हुआ जूता है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, वह इसलिए, और जो कहता है कि वह इसलिए इस जूते को छोड़ दिया होगा, मतलब रिफ्यूज कर दिया होगा पहनने से, क्योंकि इसके एक जूते में होल हो गया है। बिकॉज ऑफ ए होल इन ए वन ऑफ देम डज नॉट बोदर हिम, जो उसे परेशान नहीं करता है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी जूते पे होल होना, क्योंकि जूता इसके लिए सपने के समान था साहब के लिए, तो उसके लिए एक जूते में छेद होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, मतलब जो कोई व्यक्ति बिना जूते के चलता है, इवन शूज भी थे, होल इज ए ड्रीम कम ट्रू,
अगर जूते में छेद भी है तो उसके लिए कैसे किसके समान है, उसकी सपना पूरा होने के समान है जूते मिलना, भले ही उस जूते में छेद क्यों ना हो। बट द गेम ही इज वाचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, किंतु जो खेल जो वो देख रहा था, मतलब सो इंटेंटली मतलब बड़े ध्यान से जो खेल देख रहा था वो उसके पहुंच से बाहर था। ही इज आउट ऑफ हिज रीच। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह, फिर लेखिका कहती है, आज सुबह साहेब जो है अपने रास्ते पर था, किधर, मिल्क बूथ, मतलब जो मिल्क का स्टॉल था, दूध मिलने का जो स्टॉल था, बूथ था, उस तरफ था। ठीक है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, और उसके हाथ में क्या था, एक स्टील का कनिस्टर था, केटली था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड। अब वो कहता है कि मैं अब कहाँ काम करता हूँ, एक टी स्टॉल में काम करता हूँ, चाय की दुकान में काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, मतलब दूर से इशारा करते हुए कहता है कि मैं अब चाय की दुकान में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये और मेरा पूरा भोजन मुझे वहाँ दिया जाता है, खाने के लिए दिया जाता है, और 800 रुपये भी दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे अपना जॉब पसंद है। आई आस्क हिज, मतलब मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें अपना जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, मैंने उसके चेहरे को देखा और मैंने देखा कि हैड लॉस्ट द केयरफुल लुक, अब उसका चेहरा वह चिंता रहित वाला भाव खो बैठा है। जिस समय वह रेक पिकिंग करता था उस समय वो चिंता से मुक्त रहता था, किंतु उसका अब जो चेहरा देखता हूँ वो चिंता रहित चेहरा का भाव जो है खो बैठा है, मतलब वो चिंतित अवस्था में है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। अब जो स्टील का जो कैनिस्टर है, केटली है, वो उसके लिए क्या लगता था, बहुत भारी लगता था। सीम्स हेवियर दैन द प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि उसको मजबूरी था इस समय काम करना। ठीक है, क्योंकि उस समय जब काम करता था उसके लिए क्या था, अपने शोल्डर पर जो प्लास्टिक के बैग को उठा के लेके जाता था, उसकी अपेक्षा जो अभी कैनिस्टर को उठा के लेके जा रहा है वो उनके लिए भारी है। ठीक है, उस समय उसको भारी नहीं लगता था, उसको मज़ा आता था उस रेक पिकिंग करने में। द बैग वाज हीज, क्योंकि उस बैग जो है उसका था, लेकिन जो कैनिस्टर पकड़ा हुआ है स्टील का वो किसका है, उसके मालिक का है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, मतलब कैनिस्टर किससे संबंधित है, उस व्यक्ति से संबंधित है हु ओन्स द टी शॉप, जो उसका खुद का क्या है, चाय की दुकान है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहेब जो है कभी भी खुद का मास्टर नहीं बन पाएगा। ठीक है, साहब अब खुद का अपना मालिक नहीं रहा, पहले वो अपना मालिक था खुद का, जिस समय वो रेक पिकिंग करता था तो अपने मन का मालिक था, लेकिन अब जो है दूसरे चाय की दुकान में काम करता है तो वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा, क्योंकि उसका अब मालिक कोई और है।